नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 30 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक-एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों संक्रमितों के आंकड़े के बारे में तो बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राफेल आते ही भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन को घेरा। सभी प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है भारत ने। आपको बताएंगे कि कैसे सामरिक तौर पर चीन को बड़ा झटका दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, रक्षा राष्ट्र से बड़ा न कोई पुण्य और न ही कोई व्रत है। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत में श्लोक देकर चीन और पाकिस्तान को दिया है कड़ा संदेश। तो वहीं राफेल आने के बाद बौखलाए चीन ने उठाया बड़ा कदम, युद्धपोत पर पूरा किया एक बड़ा कदम। जी हाँ, जानेंगे किस तरीके से डरा हुआ है चीन और यहाँ पर फाइटर जेट्स की तैनाती करने लगा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर मच गई होड़, ब्रिटेन ने खरीद डाली 6 करोड़ डोज। जी हाँ, जानेंगे इसके बारे में भी। और इस बीच 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा सत्र, आखिरकार राज्यपाल ने दे ही दी है मंजूरी, तो ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच देवबंद के मौलाना की सभी सरकारों को धमकी, कहा कुर्बानी को लेकर अगर मनमाने नियम सरकार ने बनाए तो नतीजे होंगे खतरनाक। जी हाँ, सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर बड़ा ऐलान किया है सुशांत के, उसके बारे में जानेंगे। सब कुछ खबरें जाने के लिए सबसे छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 15,84,384 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 35,000 के आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है कि 10,21,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, टोटल 32,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। इस बीच आज 5,27,000 के करीब लोग टोटल एक्टिव केसेस भारत में बचे हुए हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इंडिया चाइना टेंशन के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन को घेरा। सभी प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती के बाद भड़का चीन। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख में चीन की हरकत को बर्दाश्त न करने का संदेश देते हुए भारतीय नौसेना ने राफेल आने के बाद हिंद महासागर में लगभग सभी प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों को लगा दिया, यानी पूरी तरीके से तैनाती कर दी है। 15 जून को गलवान घाटी में घटी दोनों देशों के बीच एक हिंसक टकराव के बाद ये तैनाती शुरू हो गई है। और अब पूरी लगभग आपको बता दें कि राफेल आने के बाद इस तैयारियों में और तेज़ हुई और लगभग ये कल और आज में पूरा कर लिया जा रहा है। और इसी को देखते हुए चीन पूरी तरीके से बौखलाया है। हालांकि आपको बता दें कि चीन यहाँ पर पीछे हटता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बौखलाने के बाद वो कूटनीतिक तरीके से जवाब देने का रास्ता विचार रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने भी स्पष्ट तरीके से 1 इंच सेनाओं को पीछे ना करने की बात कही गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्र रक्षा से बड़ा ना कोई पुण्य और ना ही कोई व्रत है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्लोक से किया राफेल का स्वागत, वहीं पाकिस्तान और चीन को भी चेतावनी दी। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर का हवाई सफ़र तय करने के बाद 5 राफेल विमानों का बेड़ा कल भारत की सरजमी पर आ पहुंचा है। इसे लेकर कई लोगों ने अपने अपने तरीके से इन अत्याधुनिक विमानों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन विमानों का स्वागत संस्कृत के एक श्लोक से कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन राफेल विमानों का स्वागत करते हुए ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्र रक्षासम पूर्णम, राष्ट्र रक्षासम व्रतम, राष्ट्र रक्षासम यज्ञो दृष्टो नौचा नयोचा नभा स्पृदम दीप्तम स्वागतम। इसका मतलब कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा ना कोई पुण्य है, ना ही कोई व्रत है और ना ही कोई यज्ञ है। आकाश को स्पर्श करने वालों का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्वागत किया। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने तो भी चीन और पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। उनका कि भारत को कमज़ोर समझने वालों को एक बहुत करारा झटका लगेगा अगर बुरी तरीके से बुरी नज़र भारत पर डालने की किसी दुश्मन देश ने बात की। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राफेल आने के बाद पूरी तरीके से बौखलाया चीन, युद्धपोत पर किया बड़ा ऐलान। भारत के अलावा एयरफोर्स स्टेशन पर फ्रांस से 5 राफेल आए। उधर चीन ने अपने युद्धपोत पर भी तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता बढ़ाने लगा है। जी हाँ, इस क्षमता के साथ ही अब चीन रात में भी हमला करने में सक्षम बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्पुतनिक न्यूज़ के प्रकाशित खबर के मुताबिक चीन ने अपने 2 युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स J-15 को रात में रिफ्यूलिंग करने की क्षमता विकसित कर ली है। इस बड़ी रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी इसे कहते हैं। आपको बता दें कि राफेल आने के बाद चीन पूरी तरीके से डरा हुआ है और हम कह सकते हैं कि डरा ही हुआ है। जी हाँ,
बौखलाया भी है, डरा भी हुआ है। और इसी को देखते हुए चीन अब लगातार एक के बाद एक और फाइटर जेट्स वो बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। राफेल आने के बाद पूरी तरीके से बौखलाने के बाद एक फाइटर J-15 तैनात किया बॉर्डर पे। इससे समझ में आता है कि चीन किस तरीके से राफेल आने के बाद डरा हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही मच गई होड़, ब्रिटेन ने फिर खरीदी 6 करोड़ डोज। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने से पहले ही उसे लेने की होड़ मच गई है। ब्रिटेन ने कोविड-19 की वैक्सीन बना रही सैनोफी और GSK कंपनी के साथ 6 करोड़ का डोज का करार किया। कोरोना वायरस की अब तक की किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली। ब्रिटेन ने वैक्सीन के समझौते की शर्तों का खुलासा नहीं किया। सैनोफी और GSK ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर क्लिनिकल डेटा पॉजिटिव आते हैं तो उनके वैक्सीन को 2021 की शुरुआत में रेगुलेटरी मंजूरी मिल जाएगी। सैनोफी ने GSK से किसी देश के साथ पहली बार अपनी प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन बेचने की डील की है। को बता दें कि ब्रिटेन में 6 करोड़ डोज की मांग की गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या के रौनाई में मस्जिद निर्माण 5 एकड़ में ट्रस्ट की घोषणा, 9 सदस्यों को भी नामित किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अयोध्या के रौनाही में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट घोषणा करते हुए 9 सदस्यों के नाम घोषित कर दिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जोफर अहमद फारूकी ने बताया कि आवंटित की 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम के एक ट्रस्ट बनाया गया है। इनमें कुल 9 सदस्य होंगे। फारूकी ने बताया है कि वो खुद इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष होंगे। फारूकी ने बताया है कि बोर्ड खुद इसका संस्थापक ट्रस्टी होगा और बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी इसके पदेन प्रतिनिधि होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दे दिया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजस्थान से 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। राज्यपाल ने आखिरकार दे दी ही मंजूरी। दरअसल राजस्थान के सियासी संकट के बीच एक राहत भरी खबर आई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने के अशोक गहलोत सरकार के चौथे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें कि राजभवन ने अशोक गहलोत सरकार की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग वाली फाइल तीसरी बार फिर से वापस लौटा दी थी। इसके बाद बुधवार शाम को एक बार फिर से राज्य सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, जबकि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा था कि अगर राज्यपाल 25 जुलाई को भेजे गए दूसरे प्रस्ताव में 21 दिनों का समय गिने तो 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, जबकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र के बुलावे और कैबिनेट के चौथे प्रस्ताव को सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय की मंजूरी दे दी। हालांकि राज्यपाल ने हेल्थ प्रोटोकॉल की भी पालन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए एक थोड़ी राहत की खबर दिख रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि देवबंद से मौलाना ने कहा कुर्बानी को लेकर पुलिस मनमाने नियम थोपेगी तो होंगे नतीजे खतरनाक। आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरी ने देश के विभिन्न भागों विशेषकर यूपी में कुर्बानी को लेकर जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ यूपी की योगी सरकार से तानाशाही और अत्याचार किए जाने का आरोप लगाकर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी इस्लाम का महत्वपूर्ण और आवश्यक धार्मिक कार्य बताया है, इसमें रुकावट खड़ी न की जाए। बुधवार को जारी बयान में जारी कारी उस्मान मंसूरपुरी ने कहा है कि जमीयत को लिखित तौर पर यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं। पुलिस जानवरों को पकड़ कर ले जा रही है। बहराइच, गाजीपुर, गाजियाबाद आदि जिलों में प्रशासन बड़े जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसी तरीके से देश के विभिन्न भागों में भी कुर्बानी से रुकावटें वाले समाचार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ने किस कानून के तहत बड़े जानवरों पर प्रतिबंध लगाया है और वह ये सब किसके इशारों पर कर रही है। पुलिस के माध्यम से अत्याचार, बर्बरता, तानाशाही और खुलेआम कानून का मजाक बनाए जाने से जनता में असंतोष और रोष पैदा होता है। मंसूरपुरी ने पुलिस को इस तरह के अत्याचारों की घोर निंदा की थी। इसके साथ ही सरकार से इन सब पर तुरंत रोक लगाए जाने की भी मांग की है। तो यानी ये सरकार को खुली चेतावनी देती नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच से किया इनकार। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच से इनकार कर दिया है। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस इसकी जांच में सक्षम है। इस मामले में CBI जांच की मांग कई नेता और एक्टर कर चुके हैं।
वहीं सुशांत के पिता के सिंह पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। उन्होंने सुशांत की खुदकुशी के लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया है। केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम पूछताछ के लिए मुंबई भी पहुंची हुई है। इधर रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्हें अपनी मर्जी से पटना में दर्ज मामले की जांच मुंबई में ट्रांसफ़र करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच पहले से मुंबई पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस साल 14 जून को मुंबई अपनी फ्लाइट में सुसाइड कर लिया था। इस बीच आपको बता दें कि सुशांत के पिता का कहना है कि फ़िलहाल उनको मुंबई पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो बिहार पुलिस से ही जांच कराने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में रिया मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात कर रही है, तो इससे में अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मैटर उलझता जा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, रात में नहीं होगा कोई कर्फ्यू। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए। हालांकि गृह मंत्री के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। 5 अगस्त 2020 से सभी लोग योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और भी ऐसी जगहों पर पाबंदी रहेगी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि असम में बाढ़ का फिर से और तेज़ी के साथ मंडरा रहा खतरा। 3 लोगों की डूबने से कल ही हो गई मौत, तो वहीं अब तक 133 लोगों ने जानें गंवाई, जबकि 17 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरअसल असम में बाढ़ के पानी से डूबने से 3 लोगों की कल मौत हो गई। राज्य में बाढ़ की स्थिति से सुधार होने के बावजूद भी 21 जिलों में करीब 17 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बारपेटा और कामरूल जिलों में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक 133 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 107 लोगों की मौत बाढ़ जनित घटनाओं में हुई है, वहीं 26 लोगों की मौत भूस्खलन के कारण हुई है। प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, दारंगा, बक्सा, बारपेटा, चिरांग और इसी के साथ दक्षिणी मांजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ जिलों में 16 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित दिखे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, जहां पर आपको बता दें कि बकरीद के लिए बकरों से भरे ट्रक को महाराष्ट्र में प्रवेश न मिलने से भड़क गए ओवैसी, ठाकरे पर निकाली भड़क। दरअसल असद ओवैसी ने ट्वीट करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बकरीद पर डिलीवर करने के लिए बकरों को लाने वाले ट्रकों को महाराष्ट्र में प्रवेश न देने के पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने सीएम ठाकरे को संबोधित करके एक ट्वीट में बकरीद पर बकरों से भरे ट्रकों को राज्य में प्रवेश न देने के बारे में सवाल पूछा है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि उद्धव ठाकरे जी, आपकी सरकार इन ट्रकों को प्रवेश क्यों नहीं दे रही है? हम बकरीद के इतने करीब हैं, लेकिन आप अभी तक आपने स्पष्टता कोई नहीं की। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मुस्लिम विधायकों के साथ बैठक में क्या फैसला हुआ? क्योंकि आपने AIMIM के दोनों ही विधायकों को नहीं बुलाया था। तो उद्धव ठाकरे की इस रवैये से असद ओवैसी नाराज बताए जा रहे हैं और ठाकरे से ही सवाल पूछे। आपको बता दें कि उद्धव ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल कुर्बानी महाराष्ट्र में सांकेतिक ही होगी, यानी सांकेतिक कुर्बानी की बात कह रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1 करोड़ 67 लाख के आंकड़े पार कर गए। 1 करोड़ 67 लाख 37 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 6 लाख 59 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूनाइटेड स्टेट में 44 लाख 26 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख 51 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 24 लाख 84 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 88 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 15 लाख 31 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 34 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 8 लाख 23 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 14 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने किया सबसे महंगा वकील, लड़ चुके हैं सलमान और संजय दत्त का केस। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक रिया ने खुद को बचाने के लिए देश के सबसे बड़े लॉयर सतीश मान शिंदे को हायर किया। सतीश बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और संजय दत्त के भी केस हैंडल कर चुके हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती इतने बड़े महंगे वकील को लेकर बचने के प्रयास कर रही है, ऐसे में लोग अब और उन पर सवाल खड़े करने शुरू हो गए। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं रिया ने बहुत बड़ा
माइंड गेम खेलते हुए बहुत कुछ छुपाया है और यही कारण है कि ये लगातार बचने का प्रयास कर रही है। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।